देश और प्रदेश के अंदर आज इस किस्म की सरकार है जिससे हर व्यक्ति ऊब चुका है। आज कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आज भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा के ऊपर है। आज हर वर्ग की अनदेखी हो रही है। आज कर्मचारी परेशान है, आज व्यापारी परेशान है। किसान तो पिछले 6 महीने से लगातार इन 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आज तो स्टूडेंट भी दुखी है। मजदूर जो है आज मजबूर होकर के पलायन कर रहा है, वापस जा रहा है, क्योंकि उसको ना तो इंडस्ट्री में जॉब, ना सरकार से कहीं कोई उम्मीद बची। सरकार तो गरीब आदमी के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब इनको जरूरत पड़ती है तो डीसी रेट के ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों की भर्ती कर लेते हैं, और जैसे इनकी जरूरत पूरी हो जाती है उन लोगों से रोजगार छीन लेते हैं। आप किसी को 1 महीना काम पे रख करके बिना किसी नोटिस के अगर उसको निकालते हो तो फिर उसको नई जॉब ढूंढने में बहुत वक्त लगता है। उस दौरान उसको किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है ये वो व्यक्ति बता सकता है अपनी पीड़ा। आज तो मुख्यमंत्री जी का इतना अड़ियल रवैया है कि उनकी वजह से रोज प्रदेश में हालात खराब हो रहे हैं। आज सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं वो रोजाना कोरोना की महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं बजाय इस पर कंट्रोल करने की। अगर ये कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर ये कार्यक्रम नहीं बनाते। बड़ी हैरानी की बात है, बीजेपी के जेजेपी के विधायक जो है हॉस्पिटलों में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर के जहां टीकाकरण होता है वहां उद्घाटन करते हैं। आप किसी को वैक्सीन लगाने के लिए किसी स्टाफ की ड्यूटी लगा रहे हो, अगर वो वैक्सीन लेकर के किसी सेंटर पे पहुंचता है और वहां बीजेपी का जेजेपी का विधायक अगर 4 घंटे लेट पहुंचेगा तो वैक्सीन खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उस वैक्सीन की वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर उस वैक्सीन को किसी को लगा भी दोगे तो उसका कोई उसको फायदा नहीं होगा। इसका मतलब सरकार सिर्फ और सिर्फ अखबार की सुर्खियों में बढ़ना चाहती है। केवल और केवल सरकार के फैसले लोगों को परेशान करने के लिए हैं। और जब ऐसे लोगों का विरोध करते हैं तो फिर उनकी जबान इतनी ज्यादा फिसल जाती है सत्ता में बैठे लोगों की कि सुनने वाले को भी ना केवल शर्मिंदा होना पड़ता है बल्कि ऐसा लगता है कि व्यक्ति तो पंचायत के पंच के काबिल भी नहीं है। ये ठीक है, कई दफा मनुष्य जो है मजबूर हो जाता है कुछ सख्त भाषा बोलने को। मैं भी अनेक दफा सख्ती से बात करता हूं, लेकिन उस सख्ती का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्यादाओं को लांघ दें। मुझे भी कई दफा बहुत सारे पत्रकार साथी जो है इस तरह का सवाल कर लेते हैं जिसके 2 अलग अलग पहलू बन जाते हैं, जिसके 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई मर्यादा भूलता है तो इसका मतलब
वो उस पद के काबिल नहीं है। बबली जो है विधानसभा के अंदर किसानों के बारे में बहुत कुछ सहानुभूति बटोरने की कोशिश में था, लेकिन कहीं मुझे जो फीडबैक है उसकी अपने लालच में, कहीं अपने स्वार्थ के लिए उसने जो है जिन लोगों को माँ बाप की संज्ञा दी थी उनको अपमानित किया और उसने प्रदेश का माहौल खराब किया। फैसला तो उनकी पार्टी करे, सरकार करे, क्या नहीं करे, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग उसने किया, जैसे दूसरे किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, अरेस्ट किया गया, बबली के खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। और एफआईआर कोई ये नहीं कोई जाकर के कराए, सरकार को स्वयं इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उसने पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश को अपमानित किया, बदनाम किया। इसलिए उसके खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च हो और उसके खिलाफ भी उन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई हो। सबसे पहला पर्चा तो उसके खिलाफ इस बात का हो कि उसने लोगों को उकसाया। अगर किसी ने उसको रोकने की कोशिश करी तो बजाय गाली गलौज होने के, बजाय उस तरह की भाषा का प्रयोग करने के, रोक करके पूछता उनसे कि बताओ भी क्या चाहते हो मुझसे। मेरे उचाना हल्का के प्रोग्राम थे, उदाहरण बताता हूं आपको। और मैंने जैसे ही पहले दिन अपने प्रोग्राम स्टार्ट किए तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया और उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई कि तुम जाओ, जाकर के अभय सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करो, काले झंडे दिखाओ। मैं मोहनगढ़ गांव से जब दूसरे गांव जा रहा था तो दोनों गांव के बीच में एक मोड़ था सड़क का, वहां खड़े मिले मुझे 10-12 लड़के। उन्होंने काले झंडे ले रखे थे। मैंने गाड़ी रोक ली। मेरे बहुत साथियों ने कहा कि गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, बेवजह किस्म के लोग हैं। मैंने कहा नहीं, हमें पूछना चाहिए कि क्यों खड़े हैं। और मैंने गाड़ी रोक करके जब उनसे पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था मेरी बात। आखिर मैंने उनसे ये भी कहा भी कोई बीजेपी का, जेजेपी का कोई ऐसा लीडर आ रहा है जिसकी वजह से आज आप आक्रोशित हो, आज आप गुस्से में हो, आज आप कहीं उनके फैसलों के खिलाफ अपना भड़ास निकाल रहे हो। तो कहने लगे जी वो भी नहीं, तो फिर किस लिए आए हो। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि जी हमारी पंचायत का फैसला है, पंचायत के फैसले गांव के बीच में होते हैं। अगर तुम्हारी पंचायत का फैसला हो, तेरे गांव के अंदर जब आऊं, तुम्हारे जब गांव के 94 लोगों से मिलूं, तब अपना फैसला सुना देना। पंचायत मुझे कहेगी हमारे गांव में ना तो नहीं आऊंगा, पंचायत अगर मेरा वेलकम करेगी तो फिर तेरा फैसला तो मिट्टी में मिल जाएगा। आखिर उन लोगों को जाना पड़ा। तो बबली को भी रोक करके पूछना चाहिए था भी आप मेरे प्रति क्यों नाराज हो। मैंने तो तुम्हारी बात विधानसभा में उठाई है, बजाय उसने ये बात पूछने के उन लोगों को कहीं भड़काने की काम किया। और उसकी उन गाली गलौज से इस तरह का माहौल बन सकता था कि टोहाना में कितना ही बड़ा किसी का भी नुकसान हो सकता था। ये तो मैं बधाई देता हूं उन किसानों को जिन्होंने एक जगह इकट्ठे होकर के, संगठित होकर के उसका विरोध किया और विरोध करके उन्होंने कहा कि भाई वो माफी मांग ले, हम सारी बात खत्म कर देंगे। नहीं माफी मांगे तो सरकार उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करे। अब सरकार को एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए और जिस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसी के तहत इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब जो हो रहा है आज,
इस सब के पीछे आरएसएस का हाथ है। आरएसएस ने हमेशा कैसे प्रदेश में, देश में इस किस्म का माहौल बने जिससे समाज के लोग आपस में बंटे, ये समाज को बांटने वाले लोग हैं। अगर ऐसे लोगों के हाथ में लंबे समय तक सत्ता इस देश की, प्रदेश की रहेगी तो ये मान के चलो कि हम देश के अंदर अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। हर वर्ग का, हर समाज का व्यक्ति जो है उसमें भय का माहौल पैदा करने की कोशिश में है। हमारी पार्टी ने एक फैसला लिया है, मैं आपको उस फैसले से अवगत करा देता हूं, फिर उसके बाद हमारी मीटिंग है, आपने भी अपना कहीं जाना ना होगा। कल 5 जून है और कल क्रांति दिवस है। कांग्रेस पार्टी ने जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी, उससे पहले जयप्रकाश नारायण जी की नेतृत्व में इस देश में सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ था, आरक्षण को लेकर के शुरू हुआ था। आज कृषि के काले कानूनों को लेकर के आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन भी 5 जून को क्रांति दिवस के रूप में शुरू हुआ और ये भी जो है किसानों का जो आंदोलन है, इसको 1 वर्ष हो गया। इस 5 तारीख को केंद्र की सरकार ने ये 3 कृषि के काले कानून बनाने के लिए अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला था। इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हम इसको कल विरोध करेंगे। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर ये जो काले कानून का जो प्रतियां जो है वहां उनको जलाएंगे और इसका डट करके हम विरोध करेंगे। हमारा ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे। हमारी पार्टी ने पहले दिन से इसका विरोध किया है और जैसे जैसे किसान संगठनों ने अपनी सहमति के साथ इस आंदोलन को शुरू किया, इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया, हमने खुल करके समर्थन दिया। और न केवल समर्थन दिया बल्कि पूरे देश को एक मैसेज दिया किसान को कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल ने किसान और मजदूर के लिए बड़े से बड़े पदों को भी ठोकरें मारी, त्याग दिया। हमारी पार्टी का भी ये निर्णय था कि हम चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते को आगे बढ़ाएंगे। हम उनकी नीतियों को पूरे देश में कैसे प्रचारित किया जा सके, कैसे लोगों को समझाया जा सके, उसके लिए फैसले लेंगे। और सब साथियों ने मिलकर के मुझसे कहा था कि आपको विधानसभा से आज इन कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ इस्तीफा देना चाहिए। मैंने 1 मिनट नहीं लगाई, 27 जनवरी का दिन तय कर दिया था और इस्तीफा दे दिया था। आज हैरानी की बात है, सरकार चुनाव नहीं करा रही, डर के भाग रही है। इनकी मंशा ये है कि इस चुनाव को मार्च तक टाल दिया जाए, क्योंकि इनको इस बात का पता है कि अगर चुनाव हो गए तो तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी, तुम्हारी दोनों पार्टियों का कोई टिकट लेने वाला भी नहीं होगा। अखबारों में तो छपाएंगे 20 आवेदन है, 30 आवेदन है, 50 आवेदन है, लेकिन कोई सिंबल पकड़ने को तैयार नहीं होगा। इसलिए आज ये चुनाव से भाग रहे, पंचायत के चुनाव से भी भाग रहे हैं
अब लॉकडाउन की आड़ का बहाना ले रहे हैं। लॉकडाउन तो ज्यादा से ज्यादा मेरी ख्याल में 1 हफ्ता और है, उसके बाद लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद अगर इंडस्ट्री खुल जाती है, कोई इंडस्ट्री तो आज भी बंद नहीं है, बाजार आज भी बंद नहीं है, अगर वहां भीड़ इकट्ठा हो सकती है, वहां लोग जा सकते हैं, तो फिर मतदान करने में उनको क्या दिक्कत है? फिर चुनाव क्यों नहीं करा रहे? चुनाव नहीं कराने का मतलब सिर्फ एक ही है कि चुनाव होगा तो जब इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, जब इनकी कोई टिकट नहीं लेगा, तो फिर सरकार जो है, इसमें बैठे लोगों को, कुछ एमएलए को इस बात पे सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि अगर हम यहीं रहे तो हमारी राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और ये जो चुनाव होगा ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो इस सरकार को नहीं गिरा पाया, इसने तो इसको मजबूत किया। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, सरकार गिरा तो नहीं सकूंगा, लेकिन सरकार की चूड़े जरूर हिला दूंगा। इस चुनाव से पहले, चुनाव के बाद ऐसे झटके दूंगा इनको कि आप लोग अपनी कलम से सभी में लिखोगे और बताओगे लोगों को कि अभय सिंह ने हमें चुनाव की तारीख तय होने से पहले ये बात कही थी कि मैं इनकी चूड़े जरूर हिलाऊंगा। ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि हर आदमी ये कहेगा क्या सरकार कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से चल रही है। मैंने तो आपको चाय का निमंत्रण दिया, चलो इस बहाने से आपसे बातचीत होगी, आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। अगर लॉकडाउन खुल जाता है, हालात नॉर्मल हो जाते हैं, इन्फेक्शन रेट 5% नीचे आ जाता है, उसके बाद भी सरकार अगर चुनाव नहीं होता, हाईकोर्ट वगैरह या किसी नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तो लोगों पे भरोसा है, हम तो लोगों में विश्वास रखने वाले हैं। लेकिन ये मान के चलो कि उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं कराएगा तो उस निष्पक्ष एजेंसी पे बहुत बड़ी उंगली उठेगी। वो फिर निष्पक्ष ना होकर के लोग उसको ये कहेंगे कि इसको तो सरकार चला रही है। मैंने अखबार में पढ़ी थी कि सरसों के तेल की खरीद बंद कर दी। सरसों के तेल की खरीद बंद नहीं, बल्कि जो गरीब आदमी को सरसों का तेल दिया जाता था वो तेल अब की बात नहीं देंगे। सरकार का काम होता है जनहित में काम करना। सरकार का काम होता है सब्सिडी पे लोगों की मदद करना। ये जो डिपो बने थे ये इसलिए बनाए गए थे कि महंगा खरीद के सरकार गरीब आदमी को सस्ता राशन दे और अच्छा राशन दे। मुख्यमंत्री का खुद का बयान था असेंबली के अंदर कि हम सरसों का एक एक दाना खरीदेंगे। ये इस साल के नहीं कह रहा मैं, इससे पिछले साल। और सरसों का तेल निकालेंगे, हर गरीब आदमी को सरकार की तरफ से सरसों का तेल सस्ते में मुहैया कराएंगे। कृषि के 3 काले कानून जो है, इनमें मंडियां बंद होगी, और जहां मंडियां बंद होगी, जहां व्यापारी परेशान होगा, वहां गरीब आदमी को सबसे बड़ी मार पड़ेगी। ये डिपो खत्म हो जाएंगे। जब प्राइवेट आदमी आपकी फसल खरीदेगा, प्राइवेट आदमी जब इसका स्टॉक करेगा तो सस्ता लेकर के महंगा बेचेगा। वो सब्सिडी क्यों देगा? वो गरीब आदमी को सस्ते में क्यों देगा? वो तो गरीब का खून चूसेगा। ये जो सरकार का निर्णय है, ये मैं तभी तो कह रहा था, अभी हमने मुगलों का राज सुना पड़ा, लेकिन इन्होंने तो मुगलों को भी भुला दिया। ये एक ऐसा राज है जिसमें किसी की कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ताजा पढ़ा था। मैंने चाणक्य की किताब पढ़ी और चाणक्य ने उसमें लिखा हुआ था
जब चाणक्य ने अपनी नीतियों के तहत अपने राज्य में अपना साम्राज्य प्राप्त किया, तो बात आई कि इसका राजा किसको बनाया जाए। जब राजा बनाने की बात आई तो लोगों की मंशा थी कि इसका राजा चाणक्य बने, लेकिन चाणक्य ने खड़े होकर के पब्लिक में ये कहा कि मैं इस प्रांत का राजा नहीं बन सकता, मैं अपनी और सारी सेवाएं दे सकता हूं लेकिन ये जिम्मेवारी नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि उसका एक बड़ा रीजन है, कारण है। उन्होंने जो कारण बताया कि मैं गृहस्थी व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा जिससे मुझे लगता है कि लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि मैं कभी परिवार में रहा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि घर के अंदर जो आदमी रहता है उनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी भी देश का, प्रदेश का राजा जो बनाया जाए, अगर उसने कभी कभी अपने परिवार में जो सामाजिक नहीं रहा हो, जो पारिवारिक नहीं रहा हो, जिसने सुख और दुख नहीं देखे हो, जिसके लिए सब सम्मान हो, वो व्यक्ति नुकसान करता है। इसलिए चाणक्य ने राजा बनने से इनकार किया और अपनी जगह उसको चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। हमारे यहाँ तो सारे चाणक्य आजकल ऊपर से नीचे तक, मेरे ख्याल उनको चाणक्य की किताब मैं दे दूंगा, उनको कोई इसको पढ़ तो लो एक बारी, ताकि तुम कोई निर्णय ठीक करने शुरू कर दे। ये निर्णय गरीब आदमी को मारने का है कि नहीं है। आज महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की मेरे पास अभी किसी ने बताई थी कि वहां 60 गांव के डिपो जो है बंद कर दिए गए। उनका राशन जो था 3-3 महीने का राशन अधिकारियों ने, सरकार में बैठे लोगों ने मिलकर के बेच दिया, खा गए। वहां लोग इस बात को लेकर के सरकार का विरोध कर ले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार अपनी तरफ से जो मर्जी प्रयास कर ले, आम आदमी विचलित नहीं हो सकता। किसी एक को विचलित तो कर सकती है सरकार, लेकिन इस आंदोलन से जो लाखों लोग जुड़े हुए उनको विचलित नहीं कर सकती। उन पे इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका जो मिशन है, जिस काम के लिए वो बॉर्डर्स पे बैठे हैं, जिस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं, उनकी रोज संख्या बढ़ती जा रही है। ये जो सत्ता में बैठे लोग शरारत कर रहे हैं, ये नाक रगड़ेंगे, आप देखना इनके आगे। इनको फैसला करना पड़ेगा, इनको किसान की बात को मानना पड़ेगा। इस हिसाब से बहुत लंबा चलता है। बंगाल के चुनाव से बहुत कुछ सीखा है इन्होंने। ऐसे फैसले 2-4 और ले ले देश के प्रधानमंत्री, तो फिर मुझे लगता है कि इस बीजेपी को जितनी ताकत के साथ देश का प्रधानमंत्री लेकर के आया था, उससे भी बड़ी ताकत के साथ इसका सत्यानाश करेगा। बहुत बुरा हाल है। जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं आज, वो सारी चीजों को छुपाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि 8,500 के करीब लोग मरे हैं। आज भी मैं सरसा का पढ़ रहा था, 700 और कुछ केस बता रहे हैं। किसी भी गांव में जाकर के 100 लोगों का टेस्ट करो आज, 100 में से 85 लोग कोरोना पीड़ित हैं। तो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं कि नहीं छुपाए जा रहे हैं? मेरे गांव के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोरोना से एक दो लोग अपनी जान ना गंवा रहे। सैकड़ों लोग मर गए अब से पहले। इसमें 2 बात है सर। मैंने ना आरटीआई में मांग रखा है। असलियत तो छुप नहीं सकती, मैं आपके सामने 2-4-5 दिन में आ जाएगी।
पिछले 2 महीने में कितनी डेथ हुई। आजकल डेथ सर्टिफिकेट हर आदमी लेता है, और मैंने वो डेथ के कितने डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए इन 2 महीनों में इस प्रदेश के अंदर है, उनकी सूची मांगी है। कितने दिन नहीं देंगे, आखिर देनी पड़ेगी। पर जो लोग और उसमें ये भी पूछा है पर्टिकुलर कि कोरोना से कितने लोग मरे, कोरोना की बीमारी की वजह से कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो सरकार की पोल तो उसी टाइम खुल जाएगी। इन्होंने तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। ये लुटेरों की, झूठों की और ऐसे लोगों की सरकार है जिसने इस प्रदेश का भट्टा बिठा दिया। लोग गांव में कोरोना का टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे? आरटीपीसीआर कौन कहता नहीं करा रहे? सब गलत बात है। सारी बातें ये कह करके पर्दा डाली जा रही है। कोई व्यक्ति आज की डेट में ऐसा नहीं है जो कोई वैक्सीन कराने से कहीं ये कह रहा हो कि भी मैं नहीं कराऊंगा। आज हर आदमी वैक्सीन कराना चाहता है। ये ठीक है, कुछ गांव के निर्णय ऐसे क्यों लेने पड़े उनको, उसकी एक मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अगर लॉकडाउन तोड़ता है तो फिर उनके ऊपर किस चीज के कानून है। आपने खबर नहीं पड़ी, मिनिस्टर का बयान आता है कंवरपाल का, जो शिक्षा मंत्री है हमारा, वो कहते हैं मंत्रियों पे धारा 144 लागू नहीं होती। तो फिर आप क्या उम्मीद करोगे कि ये सरकार कैसे चल रही है? धारा 144 अगर कहीं किसी स्टेट में या पर्टिकुलर किसी इलाके में लगती है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जा सकता, वो भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। सबके लिए एक है, वो मजिस्ट्रेट का आदेश है, उसमें सरकार का कोई आदेश नहीं होता। वो जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है जिसने वो आदेश जारी किया है उसको कोई चैलेंज नहीं है। जो आदेश देता है वही वापस ले सकता है, दूसरा नहीं कर सकता उसको। इनको यही पता नहीं है बेचारों को आज तक। 5 साल स्पीकर रहा, अब 2 साल से मंत्री है, उसको ये जानकारी नहीं है अब तक। मुझे हैरानी होती है जब इस तरह के लोग बयान देते हैं ना, तो मुझे नहीं, मेरे ख्याल सबको हैरानी होनी चाहिए आपको।